स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। ठीक है, कल अपने थॉमसन का परमाणु मॉडल क्लियर किया और थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद में कुछ एक अलग प्रकार के विकिरणों के बारे में बात की, जिसके अंदर अपने पास वैज्ञानिक का जो नाम आया था, उस वैज्ञानिक ने अपने जो एक्स किरणों की खोज की थी। ठीक है, रॉन्टजेन ने एक्स किरणों की खोज की थी। इसी तरह से आज अपने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को करने से पहले, क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अपने पास अल्फा कणों का जिक्र आता है, तो अपने बात करते हैं कि जो अल्फा कण है वो वास्तव में होते क्या हैं, तो उनकी बात करें अपने, और उनकी खोज किस प्रकार से हुई। तो एक वैज्ञानिक हुए हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल एक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने अपने को एक कहा कि कुछ तत्व स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। उनके ऊपर न तो आपने क्या किया कि उसको विद्युत धारा उसके अंदर, या आपने कहते हैं उनको वोल्टता दी, जैसे अपने कैथोड किरण नलिका के अंदर अपने धातु के अंदर क्या किए कि उनको अपने उच्च वोल्टता के स्रोत से जोड़ा गया था। तो उच्च वोल्टता के स्रोत से जोड़ने से कैथोड किरणें निकली, और एनोड से कौन सी किरणें निकली? कैनाल किरणें निकली। ठीक है, तो एनोड से तो अपने को पता है वो नहीं निकलती है। जो कैनाल किरणें वो वास्तव में क्या होती है, उस नलिका में भरी हुई गैस जब आयनित हो जाती है तो उनको अपने कैनाल किरणें नाम दिया था। फिर रॉन्टजेन ने ये कहा कि उसमें से कुछ किरणें क्या होती है कि उस नलिका से बाहर अगर स्फुरदीप्त पदार्थ की अगर पॉलिश की गई है तो वहां पर चमक उत्पन्न करती है। उनको क्या नाम देते हैं? एक्स किरणें नाम देते हैं। लेकिन हेनरी बैकुरल ने एक नई बात कह दी कि कुछ तत्व स्वतः ही विकिरणों का क्या करते रहते हैं? उत्सर्जन करते रहते हैं, मतलब इनको वोल्टता देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस परिघटना को इन्होंने क्या नाम दिया? रेडियो एक्टिवता नाम दिया। क्या नाम दिया इस परिघटना को? इन्होंने रेडियो एक्टिवता नाम दिया। और जो ऐसे तत्व थे जो जिनमें ये परिघटना पाई जाती है, उन तत्वों को इन्होंने क्या कहा? रेडियो एक्टिव तत्व कहा। उन तत्वों को इन्होंने क्या कहा कि ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, जिनमें रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर बाद में क्या आए, और वैज्ञानिक आए, और उन वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, ये जो तत्व विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, ये विकिरणें किस प्रकार की होती है? तो सामान्यतः इन्होंने देखा कि ये जो तत्व है वो मुख्यतः अल्फा, बीटा और गामा विकिरणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो यहां पर तीन नई विकिरणें आई हमारे सामने। वो कौन कौन सी है? अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण और गामा विकिरण। ठीक है, तो जब रदरफोर्ड का अपने प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर रदरफोर्ड के प्रयोग के अंदर अपने किसकी बात करेंगे कि वो कहता है कि जो अल्फा कण है, उन अल्फा कणों की क्या करवाई जाती है? बौछार करवाई जाती है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो अल्फा कण क्या होते हैं, या जो अल्फा विकिरण है, उनका उत्सर्जन कहाँ से होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जब अपने प्रयोग किया, इन्होंने कहा कि जो अल्फा किरणें हैं, इन पर क्या होता है? 2 इकाई धनावेश होता है। क्या होता है इनके ऊपर? इन्होंने कहा कि इनके ऊपर 2 इकाई धनावेश, मतलब ये जो अल्फा कण है या जो अल्फा विकिरण है, इनके ऊपर कितना आवेश होता है? +2 इनके ऊपर क्या होता है? आवेश होता है। दूसरी जो अल्फा कण के बारे में जो मुख्य बात थी कि इनके ऊपर 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान भी होता है। दूसरी बात इनकी क्या थी कि इनके ऊपर क्या होता है? 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान भी पाया जाता है। ठीक है, तो इनके ऊपर 4 इकाई क्या पाया जाता है? परमाणु द्रव्यमान इन अल्फा कणों के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा जो इससे निष्कर्ष निकला, ये निष्कर्ष जो मिल रहा था वो मिल रहा था हीलियम गैस से मिल रहा था। हीलियम गैस से कैसे मिल रहा था कि जो हीलियम गैस होती है, हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? ठीक है, हीलियम का परमाणु क्रमांक हो गया 2। ठीक है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, वो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है हीलियम का। तो आपने कहा इसका परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक किससे संबंध रखता है? प्रोटॉन की संख्या से संबंध रखता है। ठीक है, और हीलियम यहाँ पर क्या दिखाया गया है? उदासीन दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने वास्तव में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो इसका मतलब मैंने क्या किया कि हीलियम के ऊपर मैंने
जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनका मैं त्याग करवा दूं, तो हीलियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देता है तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, He+2 फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, He+2। तो आपने कहा इनके ऊपर क्या पाया गया, 2 इकाई धनावेश पाया गया, ठीक है, और 4 इकाई क्या पाया जाता है, इनका परमाणु द्रव्यमान पाया जाता है। तो इसका मतलब ये जो बात कर रहा है वो बात किसके कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन 2 थे और दोनों के दोनों त्याग दिए गए, तो ये क्या है, हीलियम गैस का नाभिक है। क्या है, हीलियम गैस का नाभिक है। तो वास्तव में जो अल्फा कण होते हैं वो अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम गैस का नाभिक होते हैं। तो यहाँ से अपने देखते हैं कि इनके ऊपर धनावेश पाया जा रहा है, तो इसके कारण से कह सकते हैं कि जो अल्फा कण है वो अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित कण होते हैं, या जो अल्फा विकिरणें हैं वो अल्फा विकिरणें कैसी होती है, धनावेशित विकिरणें होती है। कैसी विकिरणें होती है, ये धनावेशित विकिरणें, क्योंकि इसके ऊपर आवेश कौन सा पाया जा रहा है, धन आवेश पाया जा रहा है, जिसके कारण से अपने कहा कि अल्फा किरणें कैसी होती है, धनावेशित विकिरणें होती है। तो ज़्यादा डिटेल में अपने उन्हीं को देखना था कि जो अल्फा किरण है वो वास्तव में क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया कि हीलियम के नाभिक को ही क्या कहा जाता है, अल्फा कण कहा जाता है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी किरण कौन सी होगी, जो बीटा कण आ गई, बीटा किरणें होगी। तो बीटा किरणें जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के समान क्या होती है, ऋणावेशित होती है। दूसरी किरण कौन सी है हमारे पास, बीटा किरणें। तो बीटा किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के समान ऋणावेशित होती है, ठीक है। तो बीटा किरणें कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन के समान क्या होती है, ऋणावेशित होती है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट किरण कौन सी है हमारे पास, गामा किरणें हैं। नेक्स्ट किरणें कौन सी है, गामा किरणें। ये गामा किरणें जो एक्स किरणें थी, एक्स किरणों के समान उदासीन होती है, ठीक है। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन से समानता दिखा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कब त्यागे जाते हैं, जब उसके अंदर वोल्टता प्रवाहित की जाती है। लेकिन ये किरणें कैसे त्यागी जाती है, स्वतः ही त्याग दी जाती है। इसी तरह से एक्स किरणें भी कब त्यागी जाती है, जब इसके अंदर वोल्टता प्रवाहित की जाती है। लेकिन गामा किरणें जो है वो स्वतः ही उत्सर्जित हो रही है। तो दोनों के अंदर अंतर आना चाहिए, दोनों के अंदर अंतर किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो ये किरणें कैसी होती है, आपने कहा उदासीन प्रवृत्ति की होती है। अब अपने बात करें कि अगर इनकी भेदन क्षमता की बात करें, मतलब भेदन क्षमता का क्या अर्थ है कि जैसे किसी चीज़ को वो क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो सबसे ज़्यादा अगर भेदन क्षमता की अगर अपने बात करते हैं तो अपने पास अल्फा किरण, भेदन क्षमता का क्रम क्या रहता है, अल्फा से ज़्यादा किसका होता है, बीटा का, और बीटा से ज़्यादा भेदन क्षमता का क्रम किसका होता है, गामा का होता है। तो ये इनकी क्या आ गई, भेदन क्षमता आ गई। किनकी, इन जो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव विकिरणें थी, उन रेडियो एक्टिव विकिरणों की भेदन क्षमता अपने ज्ञात कर ली कि किस प्रकार की इनकी भेदन क्षमता पाई जाती है, ठीक है। तो ये अपने कणों की बात की, किरणों की बात की। अब अपने पास यहाँ पर जो अपना मूल टॉपिक था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के ऊपर अपने चलते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। तो यहाँ पर अपने रदरफोर्ड का जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है, नाभिकीय मॉडल कहा जा सकता है, या इसको क्या कहा जा सकता है, स्वर्ण पत्र प्रयोग इसको नाम दिया जा सकता है, ठीक है। या आपने इसको अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड के प्रयोग के कई नाम हो गए, इसका नाम अपने पास हो सकता है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इसको कहा जा सकता है, या स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो क्या था कि इन्होंने अपने प्रयोग में यहाँ पर क्या लिया, एक स्वर्ण पत्र प्रयोग में लिया, एक सोने की पतला पेपर प्रयोग में लिया, जिसकी जो मोटाई थी लगभग 100 nm मोटाई का इन्होंने क्या लिया, एक स्वर्ण पत्र प्रयोग लिया। और इस स्वर्ण पत्र को इन्होंने क्या किया, एक फोटोग्राफी प्लेट का मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ अपने एक पर्दा लगा दिया, ठीक है। ये फोटोग्राफी प्लेट या चारों तरफ क्या लगाया गया, एक पर्दा लगाया गया है, और इस पर्दे पर किसकी पॉलिश की गई है, जिंक सल्फाइड की पॉलिश की गई है। तो ये किसका कार्य करेगा, यहाँ पर सफूरदीप्त पदार्थ का कार्य करेगा। सफूरदीप्त, या आपने कहते हैं कि प्रतिदीप्त पदार्थ का ये कार्य यहाँ पर करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इस स्वर्ण पत्र को अपने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड का लगा हुआ पर्दा है, इसके अंदर रख दिया इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर प्रारंभ में देखें तो ये क्या ले रहे हैं कि अल्फा कण का स्रोत ले रहे हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, आपने कहा एक रेडियो एक्टिव विकिरण है,
ठीक है। अल्फा कण क्या है? एक रेडियो एक्टिव विकिरण है। अभी अपने बात की थी कि जो हेनरी बैक्यूरेल ने जो अपने प्रयोग के अंदर अपने को इन जो अल्फा कण थे उनके बारे में अपने को बताया था, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव स्रोत लिया गया और इस रेडियो एक्टिव स्रोत से अपने क्या किया गया? अल्फा कण यहाँ से निष्कासित किए गए। अब ये अल्फा कण क्या है? इसमें से निकलते ही क्या होंगे? वो फैलेंगे। तो इसके लिए आगे आपने क्या लगा दी? एक लेड की प्लेट लगा दी और इस लेड की प्लेट के अंदर एक सूक्ष्म सा छिद्र कर रखा है। मतलब यहाँ पर इस सूक्ष्म छिद्र से ये कण बाहर निकलेंगे, मतलब एक बीम के रूप में इसमें से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो बीम से रूप में बाहर निकलने के बाद में ये किससे टकरा रहे हैं? इस स्वर्ण पत्र से टकरा रहे हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड का ये मानना था, क्योंकि रदरफोर्ड के प्रयोग से पहले किसका मॉडल आया था? थॉमसन का परमाणु मॉडल आया था। और थॉमसन ने जो अपने परमाणु मॉडल में जो मुख्य बात कही थी वो ये कहा था कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो पूरे परमाणु में क्या होता है? एक समान रूप से बंटा रहता है, ठीक है। ये अपने थॉमसन के परमाणु मॉडल में देखा था कि थॉमसन ने कहा था कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो परमाणु का द्रव्यमान संपूर्ण परमाणु में क्या होता है? समान रूप से क्या होता है? बंटा रहता है। तो समान रूप से बंटा होने के कारण से दूसरा, यहाँ पर अपने रेडियो एक्टिव कण विकिरण अल्फा कणों की बात करें और अल्फा कणों की भेदन क्षमता क्या है? ज़्यादा होती है, अर्थात इस स्वर्ण पत्र को वो आसानी से क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा बिना रुकावट के। क्यों? क्योंकि अल्फा कणों की भेदन क्षमता ज़्यादा है। और ये जो स्वर्ण पत्र है, स्वर्ण पत्र किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। और परमाणु थॉमसन के अनुसार इन्होंने कहा था कि थॉमसन ये कहा कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो परमाणु में समान रूप से क्या रहता है? फैला रहता है। ये अपने को बताई हुई बात है। तो रदरफोर्ड ने ये माना कि जब वो अल्फा कण इस स्वर्ण पत्र में से निकालेगा तो क्या होना चाहिए? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इसमें समान रूप से फैला हुआ है। तो समान रूप से फैले होने के कारण से जो अल्फा कण है वो अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए वो सीधे निकल जाने चाहिए थे, ठीक है। अब जैसे इसमें से निकलते हैं तो आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ किसी से टकराती है तो टकराने के बाद में उसका जो वेग है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो वेग जैसे ही कम हुआ, और आपने बात की थी अगर किसी कण का वेग कम हो जाता है तो उसमें क्या आ जाता है? जो जिस कोण से वो चल रही है उस कोण से वो क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ये भी अपने को पता है। तो इसका मतलब इन अल्फा कणों में विचलन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो स्वर्ण पत्र से टकरा रहे हैं। लेकिन स्वर्ण पत्र में जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान समान रूप से फैला होने के कारण से वो कहता है कि इन अल्फा कणों में जो अगर विचलन देखने को मिलता है तो वो कहता है बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कण टकराने तो यहाँ चाहिए थे, इस पॉइंट पर चाहिए थे, यहाँ इन्होंने चमक उत्पन्न करनी चाहिए थी। लेकिन वो कहता है कि थोड़ा बहुत अगर विचलन है तो वो ठीक है, वो चमक इस पॉइंट पर चमक वो उत्पन्न करने चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत विचलन दिखाया तो थोड़े बहुत विचलन के कारण से कहता है कि ठीक है जी, उनमें थोड़ा बहुत इस तरह से विचलन हो सकता है। और वो ये जो मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट के आसपास ही वो क्या करते हैं? वो कण टकरा सकते हैं और टकरा कर यहाँ पर विचलन प्रदर्शित कर कर वो चमक उत्पन्न कर रहे थे। लेकिन जो रदरफोर्ड मान रहे थे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार वो ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जो ये सफुरदीप्त पदार्थ है या जो पर्दा है, इस पर्दे के ऊपर सभी जगह चमक उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। तो उनको शौक लगा कि ये चमक कैसे उत्पन्न हो रही है? यहाँ तो चमक उत्पन्न होनी नहीं चाहिए थी, ठीक है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार। तो इनका ये मतलब निकला यहाँ से कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, उस थॉमसन का परमाणु मॉडल यहाँ पर क्या हो गया? गलत साबित हो गया इस स्वर्ण पत्र प्रयोग के अनुसार। क्योंकि थॉमसन के अनुसार तो जो चमक उत्पन्न हो रही थी वो चमक यहाँ पर ही उत्पन्न होनी चाहिए, लेकिन चमक इस पूरे पर्दे के ऊपर चमक उत्पन्न हो रही है। अर्थात अल्फा कणों में विक्षेपण देखने को मिल रहा है। अल्फा कण अपने पथ से क्या हो रहे हैं? विचलित हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उनके अंदर जो कोण में बदलाव था वो बहुत ही कम कोण में बदलाव आना चाहिए था। लेकिन बदलाव तो वास्तव में अपने को क्या देखने को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो अपना इनका प्रयोग था वो प्रयोग के आधार पर इन्होंने जो निष्कर्ष निकलने चाहिए थे वो क्या थे, और निकले कुछ अलग। देखो दो बात है, मैं कह रहा हूं कि ये मान रहे थे कि निष्कर्ष ये निकलने चाहिए, लेकिन वास्तव में निष्कर्ष क्या कुछ और निकले, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से विक्षेपित हुए बिना निकल रहे हैं। पहली चीज उन्होंने क्या देखी कि इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने क्या देखा? ये देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से निकलकर बिना विक्षेपित
हुए, ठीक है, बिना विक्षेपण के ही वो क्या हो रहे हैं, बिना विक्षेपित हुए ही निकल रहे हैं, ठीक है। तो वो रदरफोर्ड का मानना ये था कि उनमें थोड़ा बहुत विक्षेपण होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए ही निकल गए। ये तो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत विक्षेपण आना चाहिए था, लेकिन प्रयोग के आधार पर, ये तो उन्होंने थॉमसन के मॉडल के अनुसार उनके दिमाग में एक सोच बैठी हुई थी कि जो कणों में थोड़ा बहुत विक्षेपण आना चाहिए, ठीक है। ये थॉमसन के परमाणु मॉडल के आधार पर इनके मन में जो बैठा हुआ था या इनके दिमाग में बैठी हुई सोच थी, लेकिन जब प्रयोग करके देखा तो प्रयोग के आधार पर इनको क्या समझ में आया कि जो अधिकांश कण थे वो बिना विक्षेपित हुए ही क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। और बहुत कण, जो बहुत ही कम कण क्या होते हैं, छोटे कोण से विक्षेपित हुए। दूसरी बात इन्होंने क्या देखी कि बहुत कम कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए, ठीक है। कणों से मेरा मतलब यहां पर क्या है, अल्फा कणों की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। और कहता है कि लगभग 20,000 में से जो एक कण था, तीसरा इन्होंने क्या निकाला कि लगभग 20,000 में से एक कण, मतलब प्रायिकता क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। 20,000 कणों में से जो एक कण है वो पीछे की ओर लौटा, अर्थात उसमें 180 डिग्री कोण पर क्या हुआ, विक्षेपण हुआ, पीछे की तरफ लौटा। मतलब आप कह सकते हो कि इसमें जो विक्षेपण है वो विक्षेपण कितने डिग्री कोण पर हुआ, 180 डिग्री कोण पर हुआ। लगभग 20,000 में से एक कण का जो विक्षेपण उसको देखने को मिला रदरफोर्ड को, वो कैसा देखने को मिला, वापस जिस दिशा से कण आ रहे थे, मतलब इस दिशा से अल्फा कण आ रहे थे, ठीक है, तो पुनः उसी दिशा में वो अल्फा कण क्या हो गए, लौट गए। तो ये जो चीज़ देखने को मिली वो लगभग 20,000 कणों में से किसी एक कण में इनको ऐसा देखने को मिला। सभी कणों में इनको यह चीज़ अपने को देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जो इन्होंने प्रयोग किया था, उस प्रयोग से इनको निष्कर्ष निकलकर सामने आए, ठीक है। तो ये इनका निष्कर्ष था, ये प्रयोग के आधार पर इनको क्या क्या प्राप्त हुआ, ये 3 चीजें इनको प्रयोग में प्राप्त हुई। अब बात आती है कि इससे इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला। ये जो 3 बातें इनके सामने आई, तो इन बातों से इन्होंने अपने प्रयोग में निष्कर्ष क्या प्राप्त किया, तो इनके निष्कर्षों की बात करते हैं कि अपने स्वर्ण पत्र प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकालते हैं। इन्होंने कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। पहला निष्कर्ष क्या था कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, ये निष्कर्ष निकल कर आया सामने, ठीक है। ये किससे निष्कर्ष निकला, क्योंकि अपने कहते हैं कि जो अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को क्या कर जाते हैं, पार कर जाते हैं। क्यों निकला ऐसा, तो अपने कहा क्योंकि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार कर जाते हैं, ठीक है। अब नहीं कहते हैं जैसे यहां पर ये बोर्ड लगा हुआ है, तो इसके ऊपर मैं कोई चीज को अगर फेंकता हूं तो वो बोर्ड को ये पार नहीं कर पाएगी, लेकिन यहां पर एक छोटा सा छिद्र या एक छिद्र छोड़ दिया जाए, तो इस छिद्र में से अगर जैसे कोई चीज अगर पार निकलती है, तो इसका मतलब क्या होगा, पार कहां से निकलेगी, जहां पर क्या है, छिद्र है, वहीं से निकलेगी, ठीक है। जहां पर छिद्र नहीं है वहां से तो वो पार नहीं निकल सकती। तो ये कहता है कि अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहे हैं, उस स्वर्ण पत्र में से क्या हो रहे हैं, पार निकल रहे हैं। तो अधिकांश जो स्वर्ण पत्र में से जो अल्फा कणों के पार निकलने के कारण से इन्होंने कहा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने क्या कही कि कुछ कण धनावेशित अल्फा कण क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं, क्योंकि अपने पता है कि अल्फा कण कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं। दूसरी बात इन्होंने जो अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि कुछ धनावेशित अल्फा कण क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। यह विक्षेपण अत्यधिक प्रतिकर्षण के कारण से होता है। यह विक्षेपण किसके कारण से होता है, इन्होंने कहा कि यह विक्षेपण
अत्यधिक प्रतिकर्षण के कारण विक्षेपण होता है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो कुछ धनावेशित अल्फा कण हैं वो विक्षेपित होते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि ये विक्षेपित क्यों होते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनमें क्या पाया जाता है, अत्यधिक क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने वास्तव में क्या देखा कि जो थॉमसन ने कहा था कि परमाणु का जो धनावेश है वो समान रूप से बंटा हुआ होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि परमाणु का जो धनावेश है वो समान रूप से नहीं बंटा। इनके आधार पर क्या निकला, इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु का धनावेश समान रूप से वितरित नहीं होता। ठीक है, ये थॉमसन के परमाणु मॉडल से अलग बात है। ठीक है, क्योंकि थॉमसन ने ये कहा था कि जो धनावेश है वो पूरे जो अपने जो तरबूज के रूप में आपने माना था, तो इन्होंने कहा था पूरे गोले पर क्या होता है, समान रूप से वितरित रहता है। लेकिन रदरफोर्ड उससे अलग बात कहता है कि परमाणु का जो धनावेश है वो समान रूप से उस परमाणु के ऊपर वितरित नहीं होता है। अर्थात क्योंकि आपने कहा कि कुछ ही धनावेशित कण क्या हो रहे हैं, यहाँ पर विक्षेपित हो रहे हैं। अगर धनावेश समान रूप से उसके ऊपर बंटा हुआ है तो अल्फा कणों पर भी कौन सा आवेश पाया जा रहा है, धनावेश। जैसे ये धनावेशित चीज़ है और इसके ऊपर जब धनावेशित चीज़ इसके सामने आ रही है तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब ये होना चाहिए सभी अल्फा कण क्या होने चाहिए थे, विक्षेपित होने चाहिए थे। लेकिन ये कहता है कि कुछ ही अल्फा कण क्या हो रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। इसका मतलब जो धनावेश है वो धनावेश परमाणु के अंदर समान रूप से बंटा हुआ नहीं है, यह बहुत ही कम आयतन के अंदर क्या होता है, संकेंद्रित रहता है। ठीक है, यह बहुत कम आयतन में संकेंद्रित रहता है। ठीक है, तो परमाणु का जो धनावेश है वो परमाणु का धनावेश बहुत ही कम आयतन के अंदर परमाणु के अंदर क्या रहता है, संकेंद्रित रहता है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, तीसरा जो उन्होंने कहा था कि जो लगभग 20,000 में से जो एक कण है लगभग 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, विचलित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से वो जो विचलित हो रहा है उसके सामने क्या आ रहा है, सघन ठोस भाग आ रहा है। ठीक है, जो 180 डिग्री पर मुड़ा, इसका मतलब क्या पाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि परमाणु का केंद्र भाग सघन ठोस होता है। परमाणु का केंद्र भाग क्या होता है, सघन ठोस होता है। ठीक है, अब सघन ठोस होगा। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो परमाणु की जो त्रिज्या है, ठीक है, और उस सघन ठोस भाग को इन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया। परमाणु का जो केंद्र है वो सघन ठोस भाग होता है और उस ठोस भाग को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। अर्थात जो नाभिक की जो खोज हुई वो नाभिक की खोज कौन करता है, रदरफोर्ड करता है। और इन्होंने परमाणु और नाभिक की त्रिज्याएं भी अपने को दी। ये कहता है कि जो परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या का जो मान इन्होंने बताया वो लगभग थी इनके अनुसार 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या इन्होंने दी अपने को, वो दी 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो इन्होंने परमाणु और नाभिक दोनों की अपने को त्रिज्या दे दी। ठीक है, ये कहता है कि जो परमाणु का जो नाभिक है वो कैसा है। इन्होंने कहा अगर क्रिकेट का ग्राउंड है तो वो क्रिकेट का ग्राउंड अपने क्या मान सकते हैं, परमाणु मान सकते हैं। और इस क्रिकेट के ग्राउंड में जो क्रिकेट की जो बॉल है वो क्या है, उसका नाभिक हो सकता है। मतलब परमाणु के तुलना में जो परमाणु का नाभिक है वो क्या होता है, इतना छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल अपने था, इसके निष्कर्ष अपने सामने आए। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में आगे अपने चर्चाएं करेंगे। ठीक है, अभी अपने इतना ही इसमें देखते हैं।